गुजरात यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटियों में पिछले साल से सेमेस्टर सिस्टम नई शिक्षण व्यवस्था का आयोजन हुआ है, जिसमें पाठ्यक्रम सुधार और अनेक नवीन दृष्टिकोणों को रख करके पाठ्य विषय सामग्री को रखा गया है। में हिंदी पेपर 507 में एक नया इस समय शिक्षात्मक रूप जो आया है, उसमें शिक्षण से संबंधित, भाषा विज्ञान से संबंधित तमाम ऐसी विषय वस्तु आई है जो परंपरा से हटकर है। और इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय और उसमें जो संस्थाएं हैं, खास करके केंद्रीय हिंदी संस्थान, वह नित्य नवीन संशोधन के द्वारा भाषा को समृद्ध करने में लगी हुई संस्था है। और उस संस्था से हमारे सौभाग्य से आज एक विद्वान पुरुष, लर्नेड डॉक्टर सुनील जी, केंद्रीय विद्यालय संस्थान अहमदाबाद में जो कार्यरत हैं और यहाँ से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ये समस्याएं अनेक मित्रों के सामने आई, अध्यापकों के सामने आई कि पाठ शिक्षण को कैसे कौन आधिकारिक रूप से अच्छी तरह से समझा सकता है, बता सकता है, और शिक्षण जगत को उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इसके लिए मैंने डॉक्टर सुनील जी से मुलाकात की और यह हुआ कि क्यों ना हम लोग इसके लिए मतलब संधान के माध्यम से हम अपने मित्रों तक जाएं, विद्यार्थियों तक जाएं और अधिक से अधिक उनको लाभ पहुंचाएं। तो स्टूडियो में डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आप जैसे विद्वान को पाकर के हम लोग धन्य हैं। और मैं चाहता हूं कि ये जो पाठ की संकल्पना साहित्यिक विद्यार्थियों के बीच एक आई है, जो भाषा विज्ञान का विषय है, और यहाँ पर आप मूर्धन्य विद्वान हैं, आपका लाभ सबको मिले, ये अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर साहब, जब ये पाठ्यक्रम बना तो उसमें संस्थान का जो अपेक्षित सहयोग मांगा गया वो दिया गया, और ये सब अब आपके सामने है। सौभाग्य से आज हम छात्रों के साथ हैं और पाठ विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, तो बहुत इसमें समय बिगाड़ने के बजाय हम सीधे विषय पर आ जाएं और आप हम सबको ये पाठ क्या है और पाठ विज्ञान क्या है, इसको जरा आप विस्तार से समझाएं जी, तो बहुत ही लाभप्रद होगा। जी। हाँ डॉक्टर साहब, मूल रूप से जिसे हम पाठ या लेसन के नाम से जानते हैं, हाँ जी, वह अभिव्यक्त पक्ष का एक रूप है और स्वतंत्र रूप से पाठ की कोई सत्ता अपने आप में नहीं होती है। यह वह रूप है जो समाज के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा अभिव्यक्त होता है। पहली चीज होती है कि एक मानसिक संकल्पना जो हम कहना चाहते हैं, उद्देश्य या कथन। इसके बाद उसकी अभिव्यक्ति, उसके बाद उसका एक लिखित रूप आता है। हाँ जी। लिखित रूप जो हम देख रहे हैं, जैसे कोई कविता है, आपके यहाँ एक रश्मि बंध ली गई है, उसका भी उदाहरण रखेंगे। तो उन सब को जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनका अध्ययन अध्यापन किया जाता है, पुनर्पाठ होता है, तो वो पाठ विज्ञान या पाठ के अंतर्गत आता है। मुख्य रूप से जब बीएड, एमएड के लिए जो छात्र शोध करते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं या डिग्रियाँ लेते समय पाठ योजना तैयार कराई जाती है, उसका मूल उद्देश्य भी यही होता है कि छात्रों तक जो हम भाषा विशेष रूप से पढ़ाते हैं, उसकी संज्ञानात्मकता पूरी तरह से संप्रेषित हो, छात्रों तक हो। हमने जो कहा, यदि वह संप्रेषणीय नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तब वह
जो है अपूर्ण पाठ होगा। पूर्ण पाठ वह होगा जब मैं या कोई व्यक्ति किसी भी भाषा का, हिंदी का हो, संस्कृत का हो या गुजराती का हो, हाँ हाँ, कोई उच्चारण या अभिव्यक्ति करता है, किसी कविता को, कहानी को, नाटक को, उपन्यास को पढ़ता है या उसके किसी अंश को पढ़ता है, तो वह जिस रूप में पढ़ता है एक पाठ वह है। और जो दूसरा समझता है, हमने जिस रूप में समझ के कहा वह हमारा पाठ है, और सामने वाले ने उसे जिस रूप में समझा वह पाठ का एक दूसरा रूप है, वह उसका पाठ है जो समझ रहा है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हमें जान लेना चाहिए कि यदि कहें कि पाठ क्या है, तो इसकी अपने आप में कोई सत्ता नहीं है। पाठ वह है जो मेरे द्वारा कहा या लिखा गया है, या किसी लेखक के द्वारा लिखा गया है, या साहित्यकार के, रचनाकार के माध्यम से जो रचना हमें प्राप्त है वह अपने आप में एक पाठ होती है। अच्छा, इसका मतलब कई बार ऐसा सुनने में या देखने में आता है, छात्र समझ लेते हैं कि कोई बहुत बड़ी जटिल प्रक्रिया है जो लागू करती गई है। ऐसा नहीं है। इसके माध्यम से बड़ी रोचकता यदि हम देखते हैं और उसे समझ करके करते हैं, हमारे बहुत सारे विद्वान अध्यापक हैं जो पाठ विज्ञान को अच्छी तरह जानते होंगे, यदि वो उसके अनुसार पाठ को कराएं तो वह अपने आप में रोचक भी होगा और छात्रों के लिए बहुत उपयोगी भी, क्योंकि उसमें पाठ विज्ञान के नाम से एक पुस्तक आई है, सुरेश कुमार, एक प्रोफेसर सुरेश कुमार, भाषा विज्ञान के एक बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने कहा है कि पाठ के साथ जो कुछ किया जाए वह पाठ संसाधन या टेक्स्ट प्रोसेसिंग कहलाता है। प्रोसेसिंग माने एक प्रक्रिया, समझने की प्रक्रिया। वह पाठ का मूल निचोड़ क्या है यह बताना चाहता है, उद्देश्य क्या है यह बताना चाहता है ना। स्मृति मतलब जैसे आपने कुछ पढ़ा, स्मृति में उसमें से पूरा का पूरा रहे ऐसा संभव नहीं है, कुछ अंश रह जाते हैं, तो वह बचा हुआ पाठ है। या उसका जो निचोड़ है वह आपको याद रहा, पूरा पाठ याद नहीं रहा, अर्थ याद रहा, तो वह अर्थ के रूप में आपका पाठ हुआ। तो इस तरह से पाठ अपने आप में एक बहुत ही फैलाव वाली प्रक्रिया है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पाठ के अंतर्गत हम कोई व्याकरणिक रूप रख के करें, या पाठ के अंतर्गत विश्लेषण की कोई एक विधि आती हो। कहने का मतलब जब सुरेश जी कहते हैं कि पाठ के साथ जो कुछ भी किया जाए वह पाठ संसाधन है, तो इसका मतलब पाठ के साथ हम जिन जिन स्तरों से चलते हैं वह पूरा का पूरा अपने आप में पाठ हो गया। यहाँ पर रश्मि बंध का एक आपके पाठ्यक्रम में उदाहरण रखा गया है, और उसके माध्यम से पाठ को समझाने की प्रक्रिया कैसे हो सकती है एक रूप में आप देखिएगा कि कविता है, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने यह गाना। तो एक पाठ है, मैं 3 बार इस पाठ को पढ़ूं तो निश्चित रूप से जैसे पहले पढ़ा गया वैसा नहीं होगा। कहीं बलाघात, सुर, ताल, लय, इसमें कहीं ना कहीं जो है डेविएशन दिखाई देगा, भेद आ जाएगा। यदि इनको रागात्मक स्तर पर देखा जाए तो भी अंतर, मान लो कि मैं इसका उच्चारण यूं करूं कि प्रथम रश्मि का आना रंगणी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने यह गाना। तो यह पाठ जो है पूर्व के पाठ से अलग है और पुनर्पाठ है। दोबारा हुआ है लेकिन रागात्मक हुआ है, और रागात्मक होने से पहले से अधिक रोचक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे 2 रूप में जान सकते हैं। यदि शैली की बात करेंगे तो इस विश्लेषण की बात करेंगे तो इसकी शैली किस प्रकार की है, है ना, अर्थगत, या उसके आधार पर ये मुख्य रूप से तो सभी जानते हैं कि छायावादी रचना है। और छायावाद में अपरोक्ष रूप से अभिव्यक्ति की जाती है, यह भी लगभग विदित है। लेकिन आखिरकार उन्होंने प्रथम रश्मि को जो उद्धृत किया, और रश्मि यहाँ क्या है,
मान लीजिए सेंटेंस के आधार पर करें तो एक हमारा उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है ना, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, दो आधार पर हम उसकी जो है संरचना को के भेद को जान सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे मज़ेदार जो चीज़ आई है उसमें आप जानिएगा कि उद्देश्य और विधेय दोनों अलग अलग होते हैं। अच्छा। और यहाँ पर उनका सम्मिश्रण हो गया है। जहाँ उद्देश्य होना चाहिए था वहाँ विधेय आ गया है। अच्छा अच्छा। हाँ, और जहाँ विधेय होना चाहिए था वहाँ भी विधेय है। उद्देश्य के बाद विधेय आना चाहिए था, यहाँ इसमें विधेय के बाद उद्देश्य आ गया। कुल मिला के विधेय बीच में आ गया है, विधेय आगे और पीछे, उद्देश्य बीच में आ गया है। तो यहाँ पर जो वाक्य संरचना है, जब यदि हम इसका पाठ करें तो देखते हैं कि वाक्य संरचना व्याकरण के स्तर पर जो है वो बदल गई है। उसका जो विचलन हो गया है, विचलन, डेविएशन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो इस तरह से बहुत रोचक ढंग से हम पाठ को ले सकते हैं, छात्रों को समझा सकते हैं। और जब छात्र पाठ के अंतर्गत आते हैं तो उन्हें बताइए कि साहब ये इतनी मज़ेदार और आनंदानुभूति दायक है प्रक्रिया। यदि आप इससे गुजरेंगे तो पाएंगे कि जब आप कविता पढ़ते थे और अब जो कविता पढ़ते हैं उसको समझने की प्रक्रिया में आपके संज्ञानात्मक बोध के स्तर पर बहुत सारा अंतर आ गया। ऐसा अंतर आ गया कि आपकी समझ विकसित होती चली गई। इसमें एक प्रश्न मन में उठता है डॉक्टर साहब, जो शिक्षा शास्त्री जो हैं वो पाठ के लिए अंग्रेजी शब्द है लेसन, लेसन का प्रयोग करते हैं। तो क्या उसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता है या मतलब शैक्षणिक दृष्टि से जो पाठ भाषाई बनावट है या संगठन है वो क्या है? जरा उस पर अपना करिएगा। हाँ जी। असल में ये सीधी सी बात है कि पाठ अपने आप में कुछ नहीं होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, पाठ वह है जो हमने कहा। कविता तब पाठ बनी जब हमने उसके विचार में सोचा, अभिव्यक्ति दी, वह टंकित रूप में आया। पहली चीज जो मैं आपसे बताऊं कि संबंधित कोई भी कथ्य संदेश की एक मानसिक संकल्पना किसी भी व्यक्ति, रचनाकार या लेखक के मन में बनती है। वह उसे क्या करता है? अनुभूत करता है, महसूस करता है। अब वो महसूस करता है तो उसे एक रचना के तौर पर उसे एक रूप देता है, ये मैंने कहा है। तो वह जो रूप दिया गया है वह उसकी अभिव्यक्ति हुई। हाँ जी, हाँ। अनुभूति, संकल्पना की अनुभूति, जो अनुभूत किया गया, फिर उसकी अभिव्यक्ति हुई। अभिव्यक्त उसने कर दिया, कह दिया। अब यदि उसे हम सुरक्षित रखना चाहते हैं तो क्या होगा कि वह लिखित रूप में आएगा। हाँ जी, हाँ, है ना। हाँ। और यह जो लिखित रूप है, प्राथमिक रूप से व्यक्ति जो है हाथ से लिखता है, तो वह पांडुलिपि के अंतर्गत हम उसे लेते हैं। हाँ। पाठ विज्ञान का एक वह भी रूप मान लिया गया। कई लोग तो ऐसा भी मान लेते हैं कि पांडुलिपि पाठ विज्ञान है। अच्छा। पांडुलिपि पाठ विज्ञान नहीं है। पांडुलिपि या जो हस्तलिखित लिपियां हैं वो पाठ का एक प्रकार है। अच्छा, उसके भाग एक रूप है और वह उसके विश्लेषण के अंतर्गत आता जरूर है। अच्छा, लेकिन अपने आप में वही पूर्ण पाठ है, यह संकल्पना ठीक नहीं है, क्योंकि वह एक है और उसके आगे संभावनाएं, उसका पुनर्पाठ, उसका पुनर्प्रकाशन, उसका पुनर्संशोधन, है ना, पुनर्संपादन, बहुत सारी चीजें संभव हैं। अच्छा, इसका संबंध आंतरिक अवधारणा इसकी जो है वो मौखिक है, लिखित है, मानसिक है, या किस रूप में है? जरा इस पर भी प्रकाश डालेंगे आप। हाँ, देखिए। हाँ। जो मैं आपसे बताऊं कि पाठ की संकल्पना मानसिक मतलब जिसे हम स्वानुभूति कहते हैं, अनुभूति पक्ष कहते हैं, अनुभूति से अभिव्यक्ति तक होती हुई, अभिव्यक्ति जो है हम ध्वनियों के माध्यम से करेंगे। अच्छा, ना, जैसे आपकी ध्वन्यात्मक व्यवस्था अंग्रेजी की है तो अंग्रेजी में करेंगे, हिंदी में, संस्कृत में, गुजराती में, जिसमें भी। अब यह संकल्पना ध्वनि स्तर से होती हुई, अभिव्यक्ति कहीं से होगी? ध्वनि से होगी। उसका एक लिखित रूप जिसे हम
स्वर्णिम या स्वर्ण, संस्वन के नाम से जानते हैं। स्वर्ण, स्वर्णिम और संस्वन, है ना। फोन, फोनिम और एलोफोन, जिसे अंग्रेजी में उस नाम से भी जाना जाता है, भाषा विज्ञान में जाना जाता है। तो ध्वनि के स्तर से लेकर के आपकी जो लैंग्वेज फिलोसफी है, हाँ जी, जो भाषा का जो दर्शन है, उस तक जाती है। अच्छा, ये संदेश जो है, संदेश, रचना और भाषाई सामग्री, पाठ के लिए ये 3 जरूरी चीजें कही जाती हैं। तो जरा इस पर आप प्रकाश डालेंगे। संदेश, रचना और भाषाई सामग्री, इसका जी, इसका क्या अपना योगदान विशेष है? रूप से, क्योंकि आपके यहाँ देखिए ये आया प्रथम रश्मि, उसी का एक उदाहरण ले रहा हूँ दूसरा पंक्ति का। यहाँ कहा कि यहाँ देखिएगा, कूक उठी सहसा तरुवासनी गातु स्वागत का गाना, किसने तुमको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। यहाँ पर संकल्पना क्या है? पंत जी, क्या पंत जी को जगाने के लिए संपूर्ण मानवीय जो हमारी सृष्टि है, समाज है, जो बौद्धिक वर्ग है, उसको जगाने के लिए क्या एक तरुवासनी ही मिलती है? क्या हम जगाने की प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ यह मानसिक संकल्पना है। प्रथम रश्मि, प्रथम रश्मि को उन्होंने क्यों कहा? पहली किरण का आना। तूने कैसे पहचान लिया? कहने का तो मतलब, मेरा तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ऐसा भी जाता है कि वह हमको या हमारे प्रबुद्ध वर्ग को समझाना चाहते हैं कि पहली किरण के आने से या भोर हो जाने भर से चिड़ियाँ जागृत हो जाती हैं या पक्षी जागृत हो जाते हैं, तब हम सबको भी उठ जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए। उठ जाना एक अलग बात है, खाट खड़े चारपाई से उठ खड़े होना, हाँ जी, वो अलग चीज है। और जाग जाना, है ना। कूक उठी सहसा तरुवासनी गातु स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। उसका, किसका? प्रथम रश्मि का। प्रथम रश्मि यहाँ केवल सूर्य की किरण है ऐसा तो मुझे नहीं दिखता है। प्रथम रश्मि का यहाँ मतलब जो है बोधात्मक वृत्ति है, हमारा संज्ञान है जो प्रबुद्ध होना चाहिए। मतलब प्रथम रश्मि आई, पहली किरण है, यानी कि हमें उचित, अनुचित, करणीय, अकरणीय, सामाजिक, असामाजिक, है ना, उचित, अनुचित, इन पक्षों को समझने की जो वृत्ति है उसको विकसित करने की आवश्यकता है। ऐसे जैसे पहली किरण आकर अंधेरे को भगा देती है, इस तरह से भले ही आप चारपाई से 4 बजे ना उठें, 4:30 ना उठें, लेकिन बौद्धिक रूप से समाज के प्रति जो दायित्व है, शिक्षा के प्रति जो दायित्व है, कर्तव्य के प्रति जो दायित्व है, वहाँ जागें, सुबह सुबह भोर में जागें। मुझे ये संकल्पना जो है पंथ की नहीं दिखती है। मुझे संकल्पना सुबह जागने की अपेक्षा बौद्धिकता के विकास को जागृत कर लेने के प्रति दिखती है। अच्छा, तो ये संकल्पना है मानसिक, मेरी हो सकती है, दूसरा आलोचक इसके किसी दूसरे पक्ष पर जा सकता है। तो यह तो एक संकल्पना हुई, मैं भी एक पाठ कर रहा हूँ अपनी संकल्पना के साथ में, है ना। तो यह है, और इसका जो लिखित रूप आप देख रहे हैं यह है, और जो संदेश इसके माध्यम से जाता है वह है। और जब हम इसको जितनी बार पढ़ते हैं, मैं पढ़ूं, आप पढ़ें, छात्र पढ़ें, अथवा कोई भी व्यक्ति पढ़े, और जिन संदर्भों को लेकर पढ़ेगा वो तो संकल्पनात्मक हुआ, लेकिन लिखित रूप में यह अपने आप में एक टेक्स्ट है। यह टेक्स्ट क्या है? यह टेक्स्ट मूल रूप से कहिए कि पंथ है। पंथ का अनुभूति पक्ष है, उसकी संकल्पना है। अगर उसकी संकल्पना नहीं होती तो लिखित रूप में इसका कोई अस्तित्व नहीं था। इसीलिए कहा गया कि पाठ का अपने आप में अस्तित्व नहीं होता, अपने आप पाठ नहीं उतरता। यह कोई एक पेज जो छपा है अपने आप थोड़े आया, वह संकल्पनात्मकता के माध्यम से आया, वो एक संकल्पना बनी। संस्कृत में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चिद दुख भाग भवेत्। और भी एक, जैसा कि आप कहते हैं कि उसको प्रबुद्ध करके आगे बढ़ाने की बात है, तो आज भूमंडलीयकरण हो गया है, चारों तरफ
पूरा विश्व एक गांव के रूप में, विलेज, ग्लोबल विलेज की जो कल्पना की जा रही है, उसकी कल्पना शायद इसी से संबंधित रही हो जो आप कह रहे हैं, प्रथम रश्मि का आना और वो जागने के संदर्भ, अयम निजः परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो इसमें जो संदेश है सर, और एक संस्कृत का जो आपने श्लोक लिया, पाठ संस्कृत का हुआ, हाँ जी, वसुधैव कुटुंबकम, और जो ग्लोबलाइजेशन की जो बात हुई है, हाँ जी, उस संदर्भ में देखिए मेरा, अब वो तो सही है आप जो कह रहे हैं, उससे हटते हुए मैं थोड़ा ये कहूँ, हाँ जी, पाठ पर आते हुए, हाँ, कि जब छात्र पाठ लें तो मान लें कि वे उसके साथ कुछ भी करने लगें, वह उनके समझने की प्रक्रिया हो जाएगी। कुछ भी कर सकते, कुछ भी हाँ, का मतलब मेरा ये है कि अनर्थ नहीं, हाँ, सही है। कुछ भी का मतलब कि वो प्रथम रश्मि में ढूंढे कि संज्ञा कहाँ है, सर्वनाम कहाँ है, क्रिया कहाँ है, विशेषण कहाँ है। अच्छा, ये क्रियापद बंध है कि संज्ञा पद बंध है ना, है ना। तो ये सारी चीजें, इसमें भी कर्ता कौन है, कर्म कौन है ना, और क्रिया कहाँ आई है, कौन किसका पूरक है, कौन किसका विशेषण है, क्रिया मतलब का खंडीय उसके रूपों को देखें उसमें। हाँ, और इस तरह से हमारे एक पाठ समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये एक व्याकरण की प्रक्रिया हुई। इसमें विभक्ति कौन सी लगी है, सर्वनाम कौन सा लगा है, लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है ना, कारक कौन से प्रयुक्त हुए हैं, तो यह भी समझने की एक प्रक्रिया है। दूसरे, वह समझ सकता है कि प्रथम रश्मि यानी कि जो पहली जो है ये कर्म का एक विशेषण हो गया, है ना। रश्मि ये क्या हो गया, कर्म हो गया, है ना, और का उसका संबंध तत्व। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ रंगणी करता है। अच्छा, रंगणी तूने कैसे पहचाना? हाँ जी, हाँ, हाँ, जबकि रंगणी आप कोई नाम नहीं है, हाँ, नाम के रूप में प्रयुक्त हो गया है, तो यहाँ कर्ता के रूप में आया है। और तूने कैसे पहचाना, है ना, यहाँ तू मुख्य रूप से, तू जो सर्वनाम के रूप में आया, तो तू मुख्य रूप से करता है। और रंगणी, यदि तू नहीं होता तो रंगणी हो जाता, रंगणी ने कैसे पहचाना। अब क्योंकि रंगणी के साथ तू भी लग गया है, तो रंगणी भी विशेषण हो गया है, वो कर्ता का हो गया। तो ये बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जिन पर हम पाठ के अंतर्गत जा सकते हैं। उससे भी अलग, ध्वनि से लेकर के उसका राग तत्व जो है, बलाघात पक्ष जो है, ये सब। और जब यदि इसके अतिरिक्त जो जिसे हम कहते हैं पाठांतर, वो फिर विधांतर। अच्छा, प्रथम रश्मि का आना रंगणी, जैसे टीवी पर दिखाया जाए, एक चिड़िया किसी को पहचानती हुई दिखे, उसका जो ऑडियो विजुअल फॉर्म जो है हम प्रस्तुत कर दें, तो वो क्या होगा, वो इस प्रथम रश्मि के आने का एक पाठ हो जाएगा। तो पाठ में सबसे पहले ध्वनि से लेकर के वाक्य तक हम जब पहुंचते हैं, जैसे कि आपने बताया कि प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना, तो जब इसका हम विश्लेषण करने जाते हैं तो अगर हम भाषाई दृष्टि से देखें, शुद्धता की दृष्टि से देखें, तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्ता, कर्म, पूरक और क्रिया की बात आती है, और फिर विस्तार की बात आती है। उसमें विस्तार में ये देखते हैं कि कर्ता का कुछ विशेषण है, कर्म का विशेषण है, और पूरक कर्म और विशेषण है, और फिर क्रिया के पूर्व भी विशेषण लगता है। तो पाठ में इसको हम इस तरह से, जैसा कि अभी आपने कहा, इससे मुझे लग रहा है कि विद्यार्थियों को भी ये समझने में सरलता होगी कि कोई भी वाक्य रचना भाषा विज्ञान की दृष्टि से या व्याकरण की दृष्टि से उसमें क्रमबद्धता का होना मतलब बहुत ही जरूरी है। लेकिन कवि, रचनाकार उसमें छूट ले लेते हैं, वह उसको भंग करता है, उसका विचलन कर देता है, और वो विचलन, जैसा कि आप अभी समझा रहे हैं, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना। यहाँ जो है कर्ता जो है वो बाद में आ गया और कर्म पहले आ गया, पहले कर्म आ गया है।
तो उसके विश्लेषण में उद्देश्य और विधेय की जो बातें चलती हैं उसमें ये लग रहा है कि कर्ता का पूरक और कर्म का पूरक और वो सब ये जो विशेषण जिनका प्रयोग हुआ है वो किस प्रकार से, यही मजेदार चीज है। पाठ विज्ञान ही इतना मजेदार है कि हम इसी में ये सब कर सकते हैं। इसके ये तो व्याकरणिक मामला है। अर्थ के स्तर पर भी, अर्थ के स्तर पर मैं एक अर्थ रख सकता हूँ, फिर दूसरा संभावित अर्थ रख सकता हूँ, तीसरा भी रख सकता हूँ, और 10 लोग 10 प्रकार का अर्थ रख सकते हैं। इसे बहुत अच्छा विश्लेषित किया जा सकता है, साधारण या बिल्कुल इसे हम मान सकते हैं असहमति है हमारी, इस तरह का कुछ होता नहीं है। प्रथम रश्मि को चिड़िया कभी पहचानती नहीं है, पहचानने का काम चिड़िया का नहीं है, और ये अनावश्यक चीज़ें हैं और जो एक तरह से कल्पना आधारित हैं या जिन्हें कहते हैं कि अलौकिक जैसा कुछ है जो नहीं हो सकता है, वो यहाँ करके दिखा दिया गया है, ऐसे आरोप भी लग सकते हैं। तो ये सारी संभावना। शैली विज्ञान, ये लिखने की शैली क्या है, अच्छा इस स्तर तक भी यदि हम आते हैं तो पाठ विज्ञान इन सब का, खाली ये तो प्रथम रश्मि की बात हुई है, आप किसी के कथन का विश्लेषण करने बैठ सकते हैं और अपने ढंग से कर सकते हैं। पाठ विज्ञान उसकी छूट देता है। तो ये सर जी, ये पाठ विज्ञान की उपयोगिता विद्यार्थियों में क्या है इसकी, जरा इसे विस्तार से वो करेंगे, प्रकाश डालेंगे। पाठ मूलतः जब हम यदि देखें प्राथमिक स्तर से कक्षा 4, 5, 7, 8, 10 तक, एक साधारण सी बात होती है कि 2 पाठ पढ़ा दिए गए। पहला पाठ पूरा हो गया, दूसरा भी पाठ पूरा हो गया, कविता का भी पाठ हो गया, नाटक का भी पाठ हो गया। तो वहाँ हर चीज़, कविता, कहानी, ये सब चीज़ों को अध्यापक एक इकाई को, एक प्रकार की इकाई को एक पाठ के रूप में संबोधित करते हैं। कविता का पाठ हो गया, कहानी का पाठ हो गया, है ना, है, और ये जो है नाटक का पाठ हो गया। तो ये बड़ा मज़ेदार है। वहाँ अब जब हम यहाँ आ गए तो लगता है वो तो ऐसे ही कहते होंगे, एक इकाई है, एक इकाई को पाठ कहते हैं। मूलतः जब बीएड, बीटीसी, बीएड या एसटीसी या एमएड जब कराया जाता है, यानी शिक्षण से संबंधित कोई डिग्री ली जाती है, तब वहाँ पाठ योजना तैयार कराई जाती है। पाठ योजना में बताया जाता है कि पाठ क्या होता है, पाठ कितने प्रकार के हो सकते हैं, ध्वनि से लेकर के मतलब मैंने कहा लैंग्वेज फिलोसफी, भाषाई दर्शन तक होता है ना। मैं किसी चीज़ को प्रथम रश्मि का विश्लेषण, उसके विशेषण कुछ और कर सकता हूँ, और एक दूसरा कवि उसके विशेषण के प्रतीक के रूप में दूसरे रूप में ला सकता है ना। तो ये उसका दर्शन है, उसका भाषिक दर्शन है। वह कितने उत्कृष्टतम, सामान्य या विशेष रूप में उसका प्रयोग करेगा, शब्द का, प्रतीक का या अर्थ का। तो ये, और वही कि पाठ की उपयोगिता, पाठ की उपयोगिता ये, पाठ ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम संबंधित भाषा, जिसका पाठ करते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जिसका भी, संबंधित भाषा के सभी गहनतम बाह्य और आंतरिक, बाह्य और आंतरिक दोनों पक्षों को भली भांति समझ सकते हैं और भाषा पर अधिकार हो सकता है। इससे लाभ क्या है? यदि आज छात्र भाषिक जो समझ है उसे विकसित कर लेगा, तो उस भाषा के संबंध में जहाँ जाएगा, रोजगार में जाएगा, कार्यालय में बैठेगा, तो शाब्दिक जो उसके विश्लेषण हैं उनकी समझ उसमें होगी। अच्छी प्रकार से वो जान सकता है कि यह इस रूप में कहा गया है, ये व्यंग्यार्थ तो नहीं है, ये खाली जो है संकेतार्थ तो नहीं है ना, लक्ष्यार्थ तो नहीं है, शब्द शक्तियों को पहचानेगा, ये अभिधार्थ है, क्या है, ये सारी चीज़ें उसे समझ में आ जाती हैं, सही है ना। तो ये प्रक्रिया हमारी चालू हो जाती है लगभग कक्षा 4-5 से। और हम बाद में सोचते हैं कि वो चीज़ें बड़ी अजीब सी हैं और वो तो 5वीं वाले पाठ कहते हैं, जबकि व्यक्ति जब भी बोलता है, जब भी पढ़ता है, जब भी लिखता है, तो वह पाठ की प्रक्रिया
से ही गुजरता है। से ही गुजरता है। अच्छा सही। मतलब ये एक विशेष चीज है, हाँ, विशेष बात है। तो विद्यार्थी देश के विभिन्न कोने से आते हैं, अलग अलग उनकी एक प्रथम जो कहते हैं बोली है, और उस बोली से ऊपर उठकर मानक रूप से वो भाषा को समझें, और वो समझने की शक्ति उन्हें पाठ से मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती है। और शक्ति ही नहीं, उस अभ्यास प्रक्रिया से एक मान लो जैसे प्रतिभा की हम बात करें, एक कार्यत्री है और एक जो जन्म से आती है, दो तरह की प्रतिभा है ना। तो भाव्यत्री और कार्यत्री, तो ये जो जितने पक्ष हैं अंतर से या अभ्यास जनित, यदि कोई व्यक्ति अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाता है तो संबंधित, चाहे भाषा का पक्ष हो, विज्ञान का पक्ष हो, किसी तकनीकी संबंधित कोई पक्ष हो, तो उसमें निश्चित रूप से आगे जाएगा। उसका कौशल बढ़ेगा। अभिव्यक्ति कौशल तब बढ़ेगा जब मैं कोई बात कहूँगा। पढ़ता रहूँगा तो वाचन कौशल बढ़ेगा, सुनता रहूँगा तो श्रवण कौशल बढ़ेगा। लिखते रहने से, अब देखिएगा कि जो कार्यालयी जो क्षेत्र है उसके जो हमारे क्लर्क या लिपिक वर्ग के लोग हैं, उनकी बहुत सौ की लिखनी बड़ी अच्छी होती है, बड़ी सुंदर होती है। उनका कहिए कि वो पाठ किस चीज़ का कर रहे हैं, लेखन का पाठ कर रहे हैं, तो उनकी लेखनी सुधर जाएगी। ऐसे ही मान लो कोई चीज़, अब तो एक जो है स्तर और भी आ गया है इसमें भाषा कौशल में। अच्छा। जो विजुअल वे में है, जिसे हम दर्शन या देखना कहते हैं। कुछ देखते 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 तो देखकर भी समझ में आता है। यानी कहने का मतलब कि पाठ में सबसे पहले उसको पढ़ना, लिखना, समझना और अभिव्यक्ति देना, और अभिव्यक्ति के बाद एक पांचवी आप विजुअल दर्शन की बात ले आ रहे हैं, जो आधुनिक एक संकल्पना के रूप में वर्तमान जो संकल्पना है उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो क्या इसका कोई मतलब अभिव्यक्ति में जो सुरक्षित पक्ष है, ये मानसिकता क्या है, उसका सुरक्षित पक्ष क्या है सब? हाँ, वही सुरक्षित पक्ष, यानी कि जिसे हम कभी भी देख सकें, कभी भी जान सकें। मान लीजिए कि हमारा ये जो कार्यक्रम है, इसका सुरक्षित पक्ष यही होगा कि इसका रिकॉर्डिंग हो गया और कभी भी दिखाया जाए। इसी तरह से किसी भी अभिव्यक्ति का जो सुरक्षित पक्ष है वह है लिखित रूप। हाँ, जैसे कई बार पहले तो ये पांडुलिपि में होता था, हस्तलिपि जिसे कहते हैं। हाँ जी। फिर बाद में ये अब जो है टंकित रूप, जैसे कंप्यूटर पर टाइप कराया आपने, टाइपराइटर से कराया, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर से कराया, तो वो एक टंकित रूप हो गया। इसके बाद टंकित रूप का यदि विधिवत प्रकाशन पुस्तक के रूप में होता है तो प्रकाशित, वह भी सुरक्षित रूप है। कुल मिलाकर के अभिव्यक्ति को यदि हमने लिपिबद्ध कर दिया है, अच्छा, वह हस्तलिपि में हो या टंकित में हो, मशीनी रूप में हो, तो वह उसका जो है सुरक्षित रूप माना जाएगा और आप उसका कभी भी पाठ कर सकते हैं। वह व्यक्ति भी जिसका है और वह व्यक्ति भी जिनका नहीं है, या जो उसका पाठ करने के इच्छुक हैं, या उसका विश्लेषण करने के इच्छुक हैं, या उसकी आलोचना करने के इच्छुक हैं, या उसका खंडन मंडन जो भी आप करना चाहते हैं वो लिखित रूप का कर सकते हैं। बराबर। यानी ये हमारे पाठ के अंतर्गत और पाठ विज्ञान के अंतर्गत अस्थायित्व देने के लिए उसको मतलब सुरक्षित पक्ष के रूप में लेने के लिए यह भी पाठ के अंतर्गत आ रहा है, उसका लिखित रूप और ऑडियो विजुअल जो रूप है, दृश्य श्राव्य सामग्री जो है वो भी उसके अंतर्गत आ रही है। हस्तलिखित से आगे हम बहुत बढ़ चुके हैं और प्रकाशन प्रक्रिया के द्वारा भी उसे सुरक्षित कर रहे हैं। अब इसका ये संशोधित और संपादित रूप क्या है डॉक्टर साहब? हाँ,
जैसे हाँ आपकी कोई रचना प्रकाशित हुई, हाँ कोई मूल एक कहानी छपी, हाँ वो एक कहानी जो है एक पाठ हो गया, कहानी का पाठ हो गया, हाँ, हाँ। भाषा का एक पाठ हो गया। कहानी का नहीं होता, नाटक का होता है या कविता का होता है, हाँ जो जी। भी। अब पहले तो हस्तलिखित या टंकित रूप होगा, फिर प्रकाशित हो गया। और अगर आपकी प्रकाशित रचनाएं किसी पुस्तक रूप में आईं तो यदि वो महाकाव्य है तो एक है, उसके खंड होंगे। और यदि रचनाएं हैं तो बहुत सारी, 10, 20, 50, 100, 51 जितनी भी आपकी रचनाएं प्रकाशित हैं वो प्रकाशित हो गई। मान लो उन प्रकाशित रचनाओं में यत्किंचित संशोधन किया आवश्यकता जाना पड़े, हाँ। किया जाना हो, कोई शब्द हटाना हो, जोड़ना हो, मात्रिक कोई त्रुटि आ गई हो, अथवा जो हमारा टंकक है या जो ऑपरेटर है, टाइपिस्ट जो है, उसने कोई भूल की हो, अथवा ये भी संभव है कि जो हमने हस्तलिखित जो प्रतिलिपि दी थी उसमें हम ही से या लिखने वाले से कोई मात्रिक भूल हुई हो, अथवा ऐसा शब्द लिखा गया हो जो बाद में हटाने का मन हो। हाँ, तो इन सब प्रक्रियाओं को, उसमें कुछ जोड़ने को, कुछ घटाने को, मात्रिक संशोधन को, व्याकरणिक संशोधन को, इसके अतिरिक्त कई बार उस पूरी की पूरी पुस्तक के टेक्स्ट को, जो पाठ है, उसे किसी रोचक रूप में प्रस्तुत करने के सही लिए, है, सही, हाँ। या मान लो कि उसमें कुछ चीज़ों का जो चित्र देने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए, हाँ। जो नहीं थे वो बना करके हम पुनः दे रहे हैं। हमने कहा कि ये भाषा इकाई है, ये रचना है, और ये जो है खंडित ध्वनियाँ हैं, ये खंडेतर ध्वनियाँ हैं, ये गेय है, ये अगेय है, ये सारी चीज़ें अगर बताना चाहते हैं, उनका कोई डायग्राम बना के देना चाहते हैं, जोड़ देना चाहते हैं। हाँ हाँ। या मान लो कि आपका जो मूल लेखक है उसने एक पैराग्राफ और उसमें जोड़ना चाहा, अच्छा, तो वह क्या होगा? पुनर्संशोधित प्रकाशन होगा। लेकिन पुनर्प्रकाशन भी होता है जो संशोधित ना हो। मान लो कि कोई किताब छपी है और उसकी 1000, 10,000, 20,000 जो प्रतियाँ आई वो बिक गई, और फिर से लोगों के मध्य कोई मांग उठती है, तो उस मांग के अनुसार उसका प्रकाशन तो करना पड़ेगा, वो तो पुनर्प्रकाशन। संभावित जो भी इसमें से घटाना जोड़ना हुआ, हाँ, वह सही है, संशोधित प्रकाशन है। हाँ डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात, आप संदेश की मानसिक संकल्पना, उसकी अनुभूति, उसकी अभिव्यक्ति, उसके हस्तलिखित रूप, उसके टंकित रूप, संशोधित रूप, संपादित रूप, इस पर बड़ा अच्छा आपने प्रकाश डाला। अब मैं ये चाहता हूँ कि विद्यार्थियों के लिए इसके विश्लेषण का क्या महत्व है, और उसके बाद थोड़ा विश्लेषण के ऊपर फिर से संक्षिप्त रूप से हम चर्चा कर लेंगे, इसका महत्व क्या है? महत्व, हाँ जी, महत्व ये है, अभी ये जो है महसूस किया जा रहा है, अनुभूति ऐसी आ रही हैं, हाँ, कि चाहे वो हिंदी से एमए बीए करने वाले छात्र हों या गुजराती या अंग्रेजी, जिससे भी, इनमें हम रचना पढ़ लेते हैं, रचना किस काल की है, किसकी है, वाद कौन सा है, इसके अर्थ क्या हैं, इसमें कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, ये सब चीज़ें। हालांकि ये सब चीज़ें भी पाठ की ही हैं, ऐसा नहीं है कि पाठ नहीं, लेकिन जो एक सतही ज्ञान जो है, उसमें भाषा की रूप रचना, वाक्य रचना, ध्वन्यात्मक व्यवस्था, है ना, पद क्रम, पद विन्यास, वाक्य विन्यास, है ना, इन चीज़ों का लगभग जो है पाठ नहीं कराया जाता, मतलब मेरा कि अभ्यास नहीं कराया जाता, जिसके कारण से छात्रों में वो कमी रह जाती है। इस कमी को पाठ विज्ञान या पाठ पूरा करता है, पूरा ही नहीं करता, बल्कि छात्रों को भाषिक रूप से बहुत सुदृढ़ बना देता है। अच्छा अच्छा, हम जिस भाषा का प्रयोग करें, हाँ। जिस भाषा का प्रयोग करें, जितने हम उसमें दक्ष होंगे, उस क्षेत्र में बढ़ने की हमारी संभावनाएं उतनी ज़्यादा हो जाएंगी। हाँ हाँ हाँ। है ना। तो
संभावनाएं भाषा के क्षेत्र में यदि हमें बढ़ानी है, तब निश्चित रूप से पाठ उसमें निर्णायक भूमिका निभाएगा। हाँ, तो डॉक्टर साहब ये पाठ में है जो उसमें तीन मतलब भाषाई सामग्री की बात आती है। तो भाषाई सामग्री में मैं समझता हूँ कि खंडीय और खंडेतर दो चीजें आती हैं। आपने उसको तो बताया कि शब्द और पद और पदबंध। हाँ, जरा इसको करेंगे आप। हाँ, ये बड़ा रोचक है। हाँ, देखिए, खंड में ध्वनि। अच्छा। जैसे आपने कहा आपके स्वर और व्यंजन। हाँ जी, है ना। हाँ, है ना, ये खंड्य हैं। हाँ, या जो जिन्हें हम लिपि चिन्ह कहते हैं, हाँ, वे खंड्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। किसी भी भाषा की, वो यहाँ विषय नहीं है, लंबा हो जाएगा उससे। हाँ, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए 46 ध्वनियाँ हैं जो, हाँ जी, उनके खंड संभव हैं। वो खंड्य हैं। खंड्येतर जो ऐसी, जब आप एक ओम का यदि आप उच्चारण करें, हाँ, तो ये जो ध्वनि की मात्रा है, ओम, ओम और ओम जहाँ तक करिएगा। हाँ, अभी मैं आपको फिर से लौट के प्रथम रश्मि पे आता हूँ। हाँ, वो तो का हो जाएगा। हाँ, मैं कहूँ कि प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना, ध्वनिया वही है। हाँ, इसमें ये जो यहाँ दिख रही हैं, ये तो क्या है, खंड्य हैं। इन पर सुर, ताल, यति, गति, बलाघात, है ना, हाँ, ये जिस रूप में हम डालते हैं, कम या ज्यादा, वो खंड्येतर है। उनका खंड नहीं किया जा सकता। निश्चित नहीं है कि इतनी ही होंगी। हाँ, कम और ज्यादा हो सकती हैं। हाँ, और ये प्रभाव डालती हैं आपकी जो वाचन है, वाचन कौशल पर भी डालती हैं, श्रवण है उस पर भी डालती हैं, संदेश पर भी डालती हैं, बोधगम्यता भी इससे प्रभावित होती है, सरसता, रोचकता भी इसके माध्यम से आती है। तो आप देखिए कि प्रथम रश्मिका आना रंगणी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी पाया तूने यह गाना। तो यहाँ पर ये जो संगीतात्मकता है, ये जो संगीतात्मकता है, यह आपकी कैपेसिटी, आपकी क्षमता पर है। यदि आप किसी जो शास्त्रीय गायक है, शास्त्रीय विधा का, उससे यदि यह गवाते हैं, तो वह इससे सुंदर और अधिक सुर तालबद्ध के साथ इसको गा सकता है। हाँ जी। और जो इसकी जो रेंज है, जो इसकी हम कहने की अभिव्यक्ति पक्ष की जो कुशलता है, कौशल है, वह ज़्यादा दिखेगा। जितना ज़्यादा दिखेगा, जो श्रोता वर्ग है, ऑडियंस जितनी भी है, वह जितनी रोचकता बढ़ती चली जाएगी, संदेश उतना ज़्यादा प्रभावी होता चला जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये संदेश मतलब जो है वो भाषाई सामग्री कैसी है, उस पर निर्भर करता है। यह पाठ का मूल निचोड़ है। मतलब हम कहना क्या चाहते हैं। और हाँ, तो ये भाषाई सामग्री कैसी होनी चाहिए? जैसे हाँ, भाषाई सामग्री में कोई भी एक पुस्तक या कविता लीजिए। हाँ जी। भाषाई सामग्री से मतलब ये है कि उसका जो लिखित रूप है पूरा का पूरा, वह आपकी भाषाई सामग्री कहलाएगी। इसमें आपके स्वन या ध्वनि, रूप, शब्द, पद, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य, प्रोक्ति, भाषा, और फिर दर्शन, और फिर विशिष्ट विश्लेषण। तो दर्शन और विशिष्ट विश्लेषण से यदि छोड़ भी दें, तो हम क्या कहेंगे कि ध्वनि मिलकर के क्या बनेंगे? एक रूप बनेगा, रूप मिलकर के शब्द बनेंगे, शब्द मिलकर के शब्द मिलेंगे तो पद बनेंगे, पद मिलेंगे, पद बन जाएंगे, पद मिलकर आपस में उपवाक्य, और उपवाक्य मिलकर के वाक्य, और वाक्य मिलकर के एक प्रोक्ति, और एक प्रोक्ति से
एक पाठ पूरा हो जाएगा, मान लो एक कहानी पूरी हो जाएगी, एक कविता पूरी हो जाएगी, एक नाटक पूरा हो जाएगा, है ना। इस तरह से जब ये पूरा हो जाएगा तो ये क्या होगी, ये एक भाषा में होगा, इसलिए हम इसे भाषा कहेंगे। जब हम इस भाषा कहेंगे तो इस भाषा का जो वाक जगत है, वाक जगत है, जो वाणी का जो जगत है, जिसके माध्यम से हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वह अपने आप में एक दर्शन होता है। अच्छा, कौशल के साथ, जैसा कि आपने बताया कि वह उसकी रचना में ये सब चीज़ें अंत तक, प्रोक्ति तक पहुंच करके और उसको संपूर्णता के तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कोई रचनाकार है, साहित्यकार है, उसकी रचना हम उसको देखते हैं, हाँ होगा, वो सामान्य कोटि का है, निम्न कोटि का है, और कोई रचना और उसकी सामग्री, उसका कौशल उत्कृष्ट कोटि का, जैसे मान लीजिए कि आप रीतिकालीन कोई कवि, हाँ, कवि को ले लेते हैं, कहत नटत रीझत खिजत मिलत लिखत लज्जात भरे भवन में करत है नैनन ही सोमबात। हाँ, तो इसमें जो चित्रात्मकता और वो आती है, जरा उसको भी विद्यार्थियों के हित में कैसे वो प्रभावकारी होती है कोई रचना। हाँ देखिए, हाँ, इसी का एक ये बिहारी का जो दोहा आपने कहा, हाँ, बड़ा सुंदर। यहाँ इसमें जो है एक तो अभिनय के माध्यम से ये जो है वो तो ठीक है, आपने कहा कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लज्जात भरई भवन में करत है नैनन ही सोमबात, तो ये अपने आप में विशिष्ट हुआ। उन्होंने सूत्रात्मक शैली में, यदि हम पाठ विज्ञान की बात करें तो सबसे पहली बात तो चीज़ कि इसके कितने अभिव्यक्ति पक्ष हो सकते हैं, है ना, कितने रूप में से गाया जा सकता है, एक तो वो होगा। फिर इसके कितने अर्थ हो सकते हैं, राधा कृष्ण के संदर्भ में, सामाजिक संदर्भ में। अच्छा, पाठ विज्ञान इसमें सहायता करेगा इस रूप में कि इसकी विभिन्न प्रक्रियाओं को समझा जा सके। मैंने कहा कि बिहारी का है, तो पहली चीज़ तो बिहारी किस तरह लिखते हैं, शैली का पता करना, वो इससे आएगा, पाठ विज्ञान से आएगा। शैली विज्ञान जो है वो भी पाठ विज्ञान के अंतर्गत आएगा। हाँ। अच्छा, इसमें जो मैं कह रहा हूँ कहीं उससे कुछ अलग तो आप नहीं पूछना चाह रहे हैं? 2 मिनट है, नहीं, अब जरा आप समझ, बहुत ही अच्छी तरह से रोचक ढंग से आपने ध्वनि के से लेकर के और प्रोक्ति तक किया, सुर ताल लय आरोह अवरोह की भी बातें करी, मतलब भाषिक कौशल की भी बात हुई, श्रवण भाषण वाचन लेखन और ध्वनि देश काल की बातें हुई। तो मैं समझता हूँ कि अपने साहित्य के क्षेत्र में अगर विद्यार्थी इस चीज़ को समझें कि पाठ की परिभाषा को मतलब नज़रअंदाज न करें, पाठ की भाषिक कौशल को नज़रअंदाज न करें और उसमें गहराई से जाएं, तो उसकी सामग्री के द्वारा, उसकी रचना के द्वारा वो उस रचना को समझ सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। पाठ विज्ञान मैं जरा सा इसमें थोड़ा सा इसको समापन करते हैं। पाठ विज्ञान जो है जिस किसी भी भाषा की अभिव्यक्ति को, अच्छा, उसकी संकल्पना से उसके दर्शन तक समझने का एक जो है सिद्धांत कहिए, या उसकी जो है टेक्स्ट प्रोसेसिंग, यानी कि पाठ संसाधन कहिए, समझने की मूलतः यह एक प्रक्रिया है। अच्छा। और भाषाई कौशल को विकसित, सुदृढ़ और मजबूत करने का एक बहुत बढ़िया माध्यम है, बहुत उत्तम श्रेष्ठ माध्यम है। और बच्चों को इसमें आनंद लेना चाहिए, पाठ विज्ञान को बड़े रोचक ढंग से लेकर के वो चलें, इसे बोझ लेकर ना चलें। इसमें आएंगे तो इतना मज़ा तो कविता में नहीं आता है जितना मज़ा जो है पाठ विज्ञान के माध्यम से भाषा को समझने में आता है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। वैसे लगता है कि भाषा विज्ञान बहुत कठिन है, लेकिन पाठ विश्लेषण के द्वारा, पाठ की संकल्पना के द्वारा, पाठ के माध्यम से जो आपने बातें कही कि इसका विस्तार सर्वत्र है, सब में है, मात्र उसको एक शब्द किसी एक पाठ से उसका लेना देना नहीं है, इसका विस्तार है। अगर विद्यार्थी इसे अच्छी तरह से
सरलता से और सहजता से इसे ग्रहण करें तो उन्हें आनंद आएगा और भाषा समृद्ध बनेगी, वे भी समृद्ध बनेंगे और अपने जीवन के लिए उसे उपयोगी और व्यावसायिक दृष्टि से वो करेंगे। उनमें सद्भावना आएगी, उसमें उनमें विचार का विकास होगा और उनमें चरित्र का विकास होगा, भाषाई चरित्र का विकास तो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मैं समझता हूँ कि आपके इस सुंदर विश्लेषण से हम सबको, विद्यार्थियों को, सबको निश्चित रूप से लाभ होगा। जी, धन्यवाद। जरूर। हाँ जी।